नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह। आज़ादी की महान गाथा के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन। यहाँ तक के घटनाक्रम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं, धीरे धीरे वो अपना आधिपत्य जमाती हैं, अपनी शोषणकारी नीतियों के चलते किस तरह भारत को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा देती हैं। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था वह एक गरीब देश बन जाता है। उसी के विरोध में आगे चलकर 1857 की क्रांति होती है जो कि असफल हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद भी विद्रोह लगातार पूरे भारत में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, जैसे कि 1859 में नील विद्रोह और 1879 में रामोसी विद्रोह। तो इस क्रम में अंग्रेज़ों को लगता है कि भारत में कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन सिटीजन्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम कर सके, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का काम कर सके। और इसी क्रम में कांग्रेस का गठन किया जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कांग्रेस की अगुवाई में स्वदेशी आंदोलन होता है जो कि सफल रहता है। कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन से घबराकर ब्रिटिश एम्पायर जो है, जो ब्रिटिश सरकार पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करती है, अपनी राजधानी दिल्ली ले जाती है। यहाँ के घटनाक्रम तक हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार होता है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगती है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का भाव जगता है। यहाँ तक के आंदोलनों में गांधी जी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी भारत के घटनाक्रम से अनजान हैं। अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी बीच बीच में भारत आते रहते थे और यहाँ के राष्ट्रीय जो नेता थे उनका भी दक्षिण अफ्रीका में आना जाना लगा रहता था। ऐसे में दोनों ही लोग एक दूसरे के, ऐसे में गांधी जी भारत के घटनाक्रमों से वाकिफ थे और गांधी जी द्वारा किए जा रहे कामों से भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी वाकिफ थे। सविनय स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में 3 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। उसमें से पहला होता है असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी सॉल्ट मार्च करते हैं और नमक का कानून तोड़ते हैं। भारत की आज़ादी से ठीक पहले भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इन तीनों ही आंदोलनों में गांधी जी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, एक लीड रोल में रहते हैं। ऐसे में इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि, इन आंदोलनों की प्रकृति, इनके नेचर, इनके सक्सेस, इनके फेल्योर, इनकी खामियां, इनकी खूबियां, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले गांधी जी को समझना होगा, क्योंकि इन तीनों ही आंदोलनों में गांधी जी एक अहम भूमिका में हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना हाने रे। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता ने यह भजन लिखा था। गांधी जी को यह भजन अत्यंत प्रिय था और अक्सर प्रार्थना सभाओं में गांधी जी इस भजन को गाते थे। गांधी जी ने इस भजन को गाया ही नहीं, बल्कि इसके सार को आत्मसात करने का भी प्रयास किया। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके कार्य व्यवहार, उनके वर्किंग स्टाइल, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इस भजन के अर्थ को भी समझना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इस भजन के रस का आनंद लेते हैं और साथ ही इसके सार को भी समझते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे।
गांधी जी ने हमेशा अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का उपदेश दिया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह और भूख हड़ताल जैसे साधनों का उपयोग किया। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में होता है और उनके दादा उत्तम चंद गांधी वहाँ के दीवान थे। उनके बाद उनके पिता करमचंद गांधी को दीवानी मिल जाती है। आगे चलकर वो राजकोट शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजकोट की दीवानी का काम गांधी जी के पिता करमचंद गांधी को मिल जाता है। 93 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ही उन्हें विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के भेदभाव और पार्शियलिटीज का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होने के बावजूद उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है। डरबन की एक अदालत में उनसे पगड़ी उतारने को कहा जाता है, जो कि वो नहीं उतारते हैं और बिना मुकदमा लड़े अदालत से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही तमाम भेदभावों को समझते हुए गांधी जी ने वहां पर हिंदुओं के हक में अपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। विभिन्न भेद यूरोपियों द्वारा गैर यूरोपियंस के साथ और मुख्य रूप से भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय का विरोध करते हुए गांधी जी एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करते हैं। वहां पर इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका निकालते हैं। गैर यूरोपियों के लिए अनिवार्य रूप से पास रखने के नियम का विरोध करते हैं। भी बहुत सारे चंपारण में गांधी जी को बड़े बड़े वकीलों का और किसानों का भरपूर सहयोग मिलता है। इस दौरान गांधी जी पर मुकदमा भी चलाया जाता है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद गांधी जी की मांग स्वीकार कर ली जाती है और 100 साल पुराने नील की खेती के कानून को बदल दिया जाता है और इस तरह से चंपारण में किसानों को निलहे अंग्रेजों द्वारा इस तरह चंपारण में निलहे अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किसानों के शोषण से किसानों को मुक्ति मिल जाती है। यह पहला सत्याग्रह था। यह गांधी जी का भारत में अपने नॉन कोऑपरेशन का पहला प्रयोग गांधी जी ने खेड़ा में ही किया था। तब बाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के मालिकों और मजदूरों में एक लंबा संघर्ष चल रहा होता है। उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते महंगाई अपने चरम पर थी। जो वेतन मजदूरों को मिल रहा था उससे उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से मिल मालिकों ने प्लेग बोनस को खत्म करने का भी निर्णय लिया। मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष शुरू होता है। गांधी जी को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। गांधी जी 35% बोनस की डिमांड करते हैं, जो कि मिल मालिक मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर गांधी जी अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेते हैं। यह इंडिया में गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। एक कमीशन गठित किया जाता है। 35% बोनस देने पर सहमति मिलती है। गांधी जी ने जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करते हुए बोअर के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, उसी तरह से भारत में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया था। अपील पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी अपील पर ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने अंग्रेज सरकार का जमकर समर्थन किया। अकेले 70,000 भारतीय सैनिक ब्रिटिश उपनिवेशों की रक्षा करते हुए अलग अलग देशों में मारे जाते हैं और उनकी डेड बॉडी तक भारत में नहीं आ पाती है। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों ने फिर से अपना शोषणकारी रवैया अपना लिया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार के रुख में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है और उसकी शोषणकारी दमनकारी नीतियां जारी रहती हैं। अपील पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी अपील पर ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने अंग्रेज सरकार का जमकर समर्थन किया। अकेले 70,000 भारतीय सैनिक ब्रिटिश उपनिवेशों की रक्षा करते हुए अलग अलग देशों में मारे जाते हैं और उनकी डेड बॉडी तक भारत में नहीं आ पाती है। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों ने फिर से अपना शोषणकारी रवैया अपना लिया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार के रुख में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है और उसकी शोषणकारी दमनकारी नीतियां जारी रहती हैं। बदले में उन्हें मिलता है रॉलेट एक्ट जैसा सख्त कानून। 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने वन्य कानूनों को मानने से मना कर दिया। किसको? 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं और पूरे भारत बंद का आह्वान किया जाता है। मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स जहाँ जहाँ जाते हैं उन्हें हड़तालों, धरनों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है।
आंदोलन से जो उम्मीदें थी उससे कहीं अधिक अच्छे परिणाम मिल रहे थे, लेकिन गांधी जी की आशाओं और आदर्शों के विपरीत धीरे धीरे आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। इसी दौरान 1921 में दक्षिण में मोपला विद्रोह होता है। 1922 में 5 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में भीड़ हिंसक हो जाती है और एक थाने में आग लगा देती है, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी जल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेते हैं, जिसका विरोध कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर होता है। मोतीलाल और चितरंजन दास, गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1928 में भारतीयों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय में बांटने की नीयत से साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के चलते इसका कड़ा विरोध किया जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी गांव के लिए कूच करते हैं। दांडी अहमदाबाद में समुद्र तट पर स्थित एक गांव था, जो कि नमक बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं। खुद सरोजनी नायडू एक बड़े जनसमूह के साथ उनका स्वागत करती हैं। एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। 31 में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में होनी थी, में भाग लेने की सहमति देते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। के बीच में कोई समझौता नहीं होता है। गांधी जी वापस लौटकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। अंग्रेज सरकार और भी निर्मम तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। यह आंदोलन अलग अलग रूपों में पूरे देश में फैल जाता है। गांव में चौकीदारी न अदा करने के रूप में, पर्वतीय क्षेत्रों में वन कानून न मानने के रूप में, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में यह आंदोलन चलता रहता है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। भारतीय नेताओं की अनुमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया जाता है। 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। इस आंदोलन की घोषणा के तुरंत बाद ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का भी देहांत हो जाता है। ऐसे में 62 साल गांधी जी के 62 साल के वैवाहिक जीवन का अंत आगा खां पैलेस में नजरबंदी के दौरान ही होता है। गांधी जी दुखी होते हैं, लेकिन खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है। परमाणु बम गिरने के साथ ही युद्ध का अंत हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में जो देश जीतते हैं वो भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। उनकी सैन्य शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती। इधर अंग्रेज कमजोर पड़ते हैं और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन और साथ ही साथ सशस्त्र आंदोलन भी मजबूत होता चला जाता है। अंग्रेजों के सामने भारत को आज़ाद करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। जैसे जैसे भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे सांप्रदायिकता भी भारत में अपने पैर पसार रही होती है। डायरेक्ट एक्शन डे की 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर डायरेक्ट एक्शन का ऐलान करते हैं। कलकत्ता में खूनी जंग शुरू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं और यह दंगे धीरे धीरे बिहार से होकर पूरे भारत में फैल जाते हैं। मजबूर होकर राष्ट्रवादी नेताओं को विभाजन का निर्णय स्वीकार करना पड़ता है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत देश आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश जश्न मनाता है।